स्मार्ट बीपीएससी हब में स्वागत है। ये प्राचीन भारत के इतिहास पर हमारे GS65 सीरीज का पहला भाग है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था। तो सवाल यह है कि हम उस समय के बारे में कुछ जानते कैसे हैं। अगर कोई किताब नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो हमें कैसे पता कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। यही तो इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू है। हम एक तरह से जासूस बन जाते हैं। जासूस? हाँ, हमारे पास सुराग होते हैं, जमीन में दबे पुराने शहर, चट्टानों पर लिखे संदेश, प्राचीन ग्रंथ और यहाँ तक कि दूसरे देशों से आए यात्रियों की डायरियां भी। तो आज हम इन्हीं सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इतिहासकार इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। हम पाषाण युग के खुरदुरे पत्थरों से शुरू करके भारत की पहली शानदार शहरी सभ्यता तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन स्रोतों की। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि इतिहास मतलब पुरानी किताबें, जैसे हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, रामायण महाभारत हैं। क्या हम इन्हें सीधे सीधे इतिहास की किताब मान सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये ग्रंथ जिन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, बेशकीमती हैं। ये हमें उस समय के समाज, लोगों की आस्था और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए की गहरी समझ देते हैं। लेकिन उन्हें आज के इतिहास की किताबों जैसा समझना एक भूल होगी। अच्छा। हाँ, वे विशुद्ध इतिहास लिखने के इरादे से नहीं लिखे गए थे। उनमें धर्म, दर्शन, कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं सब आपस में गुंथी हुई हैं। इतिहासकार का काम किसी जौहरी की तरह होता है, जो इन ग्रंथों में से तथ्यों के मोतियों को बड़ी सावधानी से निकालता है। मतलब ये सीधे सीधे फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि उस जमाने का पूरा माहौल और बिल्कुल, माहौल और सोच हमारे सामने रख देते हैं। ये तो साहित्यिक स्रोत हुए। लेकिन तब क्या, जब कुछ लिखा हुआ ही ना हो, उससे भी पुराने समय के बारे में कैसे जानते हैं? तब हम अपने दूसरे और शायद सबसे भरोसेमंद स्रोत की ओर मुड़ते हैं, पुरातत्व। यानी खुदाई से मिली चीजें। हाँ, यानी वो हर चीज जो जमीन की खुदाई से मिलती है। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, पुराने औजार, खंडहर बन चुके घर, मूर्तियां, सिक्के, ये चीजें झूठ नहीं बोलती। ये उस समय के जीवन का सीधा सबूत है। और मैंने सुना है कि इन चीजों की उम्र पता करने की एक वैज्ञानिक तकनीक भी है, कुछ कार्बन डेटिंग जैसा। ये कैसे काम करता है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है भी कमाल की चीज। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हर जीवित चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, कार्बन 14 नाम का एक तत्व होता है। ओके। मरने के बाद ये तत्व एक तय रफ्तार से खत्म होने लगता है। तो वैज्ञानिक किसी पुरानी हड्डी या लकड़ी के टुकड़े में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापकर ये बता सकते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। मतलब अंदाजा नहीं, बल्कि पक्का हिसाब। बिल्कुल, ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक गणना है। इसी से हमें पता चला कि सिंधु घाटी के शहर आज से लगभग 4,500 साल पहले बसे हुए थे। वाह, मतलब हम सच में समय में झांक सकते हैं। और एक तीसरा स्रोत भी है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, विदेशी यात्रियों के विवरण। मतलब दूसरे देशों के लोग यहाँ आए और उन्होंने जो देखा वो लिखा। बिल्कुल, और ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजों को सामान्य मानकर उन पे ध्यान नहीं देते। सही बात है। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के लिए वही चीजें अनोखी होती हैं और वो उन्हें नोट करता है। यूनान से आए मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। चीन से आए हुइनसांग ने बौद्ध धर्म के केंद्रों का दौरा किया। उनके लिखे वृत्तांत हमें एक बाहरी आईना दिखाते हैं, जिससे हमारी तस्वीर और साफ हो जाती है। तो इन तीनों को, साहित्य, पुरातत्व और विदेशी विवरण, मिलाकर ही हम अतीत की एक विश्वसनीय कहानी बना पाते हैं। एकदम सही। इनमें से जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो मुझे किसी खजाने की खोज जैसे लगते हैं। जमीन से निकली छोटी छोटी चीजें, जैसे पुराने सिक्के। क्या सिक्के हमें किसी बड़ी सल्तनत की कहानी बता सकते हैं? यकीनन। सिक्कों का अध्ययन, जिसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं, अपने आप में इतिहास की एक पूरी शाखा है। भारत के सबसे पुराने सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, उन पर कुछ लिखा नहीं होता था। बस निशान बने होते थे। हाँ, बस पेड़, मछली, सांड जैसे निशान ठप्पा मारकर बना दिए जाते थे। वे हमें बताते हैं कि एक शुरुआती अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो फिर इन पे लिखना कब शुरू हुआ और सोने के सिक्के कब आए? ये तो एक बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। भारत में लिखने वाले सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या?
सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए, पर संख्या में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब है। सबसे ज्यादा सिक्के लेकिन सबसे शुद्ध नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ जो बात छिपी है वो उन साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था की कहानी है। कुषाणों का रोम के साथ बहुत मजबूत व्यापार था, उनके पास बढ़िया सोना आ रहा था, तो उन्होंने एकदम शुद्ध सिक्के बनाए। अच्छा। लेकिन गुप्तों का साम्राज्य बहुत विशाल था। उन्हें सेना, अधिकारियों, प्रशासन को चलाने के लिए ज्यादा मुद्रा की जरूरत थी। तो उन्होंने ज्यादा सिक्के ढाले, भले ही इसके लिए सोने में थोड़ी मिलावट करनी पड़ी हो। बिल्कुल। तो देखिए कैसे सिक्कों की धातु हमें एक साम्राज्य के विस्तार और उसके आर्थिक दबावों के बारे में बता रही है। ये तो कमाल है। सिक्कों के अलावा पत्थरों पर लिखे लेख भी तो मिलते हैं, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। उन्हें पढ़ना तो और भी मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। सदियों तक तो हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए। भारत के सबसे पुराने पढ़े जा सके अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, और उन्हें पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान को जाता है, जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की। 1837 में? मतलब तब तक हमें पता ही नहीं था कि उन पत्थरों पर क्या लिखा। नहीं, ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि अचानक पत्थर बोलने लगे थे। और ये पत्थर हमें क्या बताते हैं? बहुत कुछ। अशोक के अभिलेख हमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में बताते हैं। कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भारतवर्ष शब्द का पहला जिक्र करता है। ओह, अब भयानक आक्रमण हुआ था। ये अभिलेख इतिहास के वो पक्के सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और जब कोई अभिलेख किसी साहित्यिक ग्रंथ में लिखी बात की पुष्टि कर देता है, तब इतिहास के हमारी समझ चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सुराग कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए इन सुरागों का इस्तेमाल करके सबसे पुरानी कहानी की ओर चलते हैं। जब इंसान के पास धातु नहीं थी, खेती नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे, पाषाण युग। ये सफर कितना लंबा और कैसा रहा होगा? ये इंसान के इतिहास का सबसे लंबा अध्याय है। इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांटते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल में इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वो शिकारी था और कंदमूल इकट्ठा करने वाला, गुफाओं में रहता था। जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, मैंने वहां के चित्रों के बारे में पढ़ा है। कहते हैं वो लाखों साल पुराने हैं। क्या ये सच है? हाँ, भीमबेटका के कुछ शुरुआती चित्र 1 लाख साल पुराने भी हो सकते हैं। 1 लाख साल? जरा सोचिए, उस समय का इंसान जो अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा है, वो गुफा की दीवार पर चित्र बना रहा है। शिकार के, नाच गाने के, ये कला की और शायद संवाद की पहली कोशिश थी। और उनके औजार, वो भी तो पत्थर के ही थे। हाँ, और इस लंबे दौर में उनके औजार भी बदले। शुरू में वो बड़े बेडौल पत्थर इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने पत्थर से पपड़ी निकालकर ज्यादा पैने और कारगर औजार बनाना सीखा। ये सिर्फ औजार का विकास नहीं था, ये इंसान के दिमाग के विकास का सबूत था। और इस लंबे पुरापाषाण काल के बाद क्या हुआ? क्या कोई बड़ा बदलाव आया? इसके बाद आया मध्यपाषाण युग, जो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। इस समय की सबसे बड़ी खासियत है माइक्रोलिथ, यानी बहुत ही छोटे पत्थर के औजार। कितने छोटे? कुछ तो नाखून जितने छोटे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर तीर, भाले या आरी जैसे कॉम्पोजिट औजार बनाए जाते थे। अच्छा, तो तकनीक बेहतर हो रही थी। बिल्कुल। और यहीं हमें पशुपालन के पहले सबूत मिलते हैं। इंसान ने शायद कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया, जो शिकार में मदद करते थे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। शिकारी से पशुपालक तक। और इसके बाद तो शायद सबसे बड़ी क्रांति हुई होगी। बिल्कुल। नवपाषाण युग ने सब कुछ बदल दिया। इंसान ने एक जादुई चीज खोज ली कि बीज से पौधा उगता है, यानी खेती। खेती की शुरुआत? हाँ, जैसे ही खेती शुरू हुई, इंसान खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। उसे भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। वो एक जगह बस गया, गांव बने, समुदाय बने। और पहिया भी तो इसी समय आया। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हमें लगभग 7000 ईसा पूर्व पुरानी खेती करने वाली बस्ती मिली है, जो इस महान बदलाव का सबसे पुराना सबूत है। और फिर बस्तियों से शहर बने। और क्या शहर बने! मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में जो पढ़ा है, वो तो आज भी हैरान कर देता है। क्या ये सच है कि उनके शहर आज के शहरों से भी बेहतर प्लान किए गए थे? कई मायनों में हाँ। उनकी नगर योजना अद्भुत थी। जैसे कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं,
जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था, एक ऊंचा दुर्ग जहां शायद प्रशासक रहते होंगे और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और नालियों की व्यवस्था, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात है उनका वाटर मैनेजमेंट। लगभग हर घर में अपना बाथरूम और कुआं होता था, और घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर के बाहर जाता था। ढकी हुई नालियां? हाँ, ये आज से 4,500 साल पहले की बात है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब साफ सफाई और प्लानिंग को लेकर उनकी सोच बहुत आगे थी। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या वे सिर्फ किसान थे? वे किसान तो थे ही, गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसल थी, लेकिन वे बेहतरीन व्यापारी भी थे। वे मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। गुजरात के लोथल में हमें एक पूरा बंदरगाह मिला है। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था। बिल्कुल, वे तांबा, सोना, चांदी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वे लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहा नहीं जानते थे, ये तो बड़ी बात है। हाँ, लोहे का इस्तेमाल भारत में बहुत बाद में शुरू हुआ। और समाज कैसा था? हमें इतनी सारी देवियों की मूर्तियां क्यों मिलती हैं? क्या इसका कोई खास मतलब है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। खुदाई में मातृ देवी की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इससे कई इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनका समाज मातृसत्तात्मक रहा हो, यानी परिवार और शायद समाज में भी महिलाओं की भूमिका प्रमुख रही होगी। दिलचस्प। हमें कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों से हवन कुंड भी मिले हैं, जो किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही उन्नत सभ्यता की तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली भी तो है ना, उनकी लिखावट। हाँ, और यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें उनकी सैकड़ों मोहरों पर उनकी लिपि में कुछ लिखा मिला है। ये भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसमें आवाजों के लिए अक्षर नहीं, बल्कि चीजों और विचारों के लिए तस्वीरें या निशान हैं। और उसे कोई पढ़ नहीं पाया है? आज तक नहीं। हम जानते हैं कि वे इसे कैसे लिखते थे। पहली लाइन दाईं से बाईं ओर, फिर दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर। लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। तो हमारे पास उनके शहर हैं, उनके बर्तन हैं, उनकी मोहरें हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज, उनकी अपनी कहानी नहीं है। बिल्कुल। जरा सोचिए, ये कितना अजीब और आकर्षक है। हमारे सामने एक पूरी सभ्यता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, जिसके सुनियोजित शहर थे, जिनके पास लिखने की कला थी। उनके भी अपने राजा, अपनी कहानियां, अपने महाकाव्य रहे होंगे, और वो सब कुछ एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। तो पुरातत्व से मिली हर एक ईंट, हाँ, हर एक ईंट, हर एक बर्तन का टुकड़ा इसलिए इतना कीमती हो जाता है क्योंकि फिलहाल हमारे पास उनकी कहानी जानने का सिर्फ यही एक जरिया है। तो आज हमने ये देखा कि इतिहास सिर्फ राजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं है। ये जासूसी का काम है, जिसमें हर सुराग मायने रखता है। हमने प्राचीन ग्रंथों की परतों को समझने से लेकर कार्बन डेटिंग के विज्ञान तक, और पत्थर के पहले औजार से लेकर सिंधु घाटी की सुनियोजित नालियों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये हमें बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? सोचिए, अगर कल कोई विद्वान सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाए, तो इतिहास की कितनी किताबें बदल जाएंगी। सही बात है। हमें पहली बार पता चलेगा कि वो लोग खुद को क्या कहते थे, उनके शहरों के असली नाम क्या थे, उनके देवता कौन थे, उनकी कहानियां क्या थीं। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि हम अतीत के बारे में कितना भी जान ले, लेकिन खोजने और हैरान होने के लिए हमेशा बहुत कुछ बाकी रहता है।